दोस्तों नमस्कार। बाल विकास के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। तो आइए चर्चा करते हैं। तो जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था और किशोरावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच का जो काल होता है यही बाल्यावस्था होता है। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के मध्य की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था पूर्ण करने के पश्चात बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं आदि के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। बाल्यावस्था में ही बालक अपनी आदतों का, व्यवहारों का, रुचियों का, इच्छाओं का जो एक प्रतिरूप होता है उन प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है और बाद में इनको रूपांतरित करना कठिन होता है। जो बच्चा शुरू में जो कुछ सीख जाता है, अगर उसको हम उसमें बदलाव करवाना चाहें तो बहुत ही कठिन काम होता है। इसीलिए जो कुछ हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उसके लिए शैशवावस्था और बाल्यावस्था एक आदर्श काल माना जाता है। इस काल में शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता पाई जाती है और कोल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल, कोल एवं ब्रूस ने इसे जीवन का अनोखा काल कहा है और रास ने इसे मिथ्या परिपक्वता, ऐसा लगता है कि बच्चा मैच्योर हो गया है लेकिन वह वास्तव में होता नहीं है, इसलिए रास ने इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। किलपैट्रिक ने इस काल को प्रतिद्वंदिता का काल कहा है और कुप्पुस्वामी ने कहा है कि बालक में इस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। इसी को प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। चुस्ती की आयु या इसी को कहा जाता है गंदी आयु, बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। समूह की आयु ये भी बाल्यावस्था ही है। तो अगर देखा जाए तो शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच मध्य का जो काल होता है वही बाल्यावस्था होता है। इस बाल्यावस्था में बालकों में
आदतों, व्यवहारों, रुचियों और इच्छाओं का निर्माण हो जाता है और जिस प्रकार वो निर्माण करते हैं उसको बाद में बदलना कठिन हो जाता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता सी हो जाती है। जितनी तीव्र गति से शैशवावस्था में विकास होता है उतनी तीव्र गति से बाल्यावस्था में विकास नहीं होता है। इस काल को कोल एवं ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल बताया है, तो वहीं रास ने इसको मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है। मिथ्या परिपक्वता का काल उन्होंने इसलिए बताया है कि लगता तो है कि बच्चा परिपक्व हो चुका है, लेकिन वास्तव में बच्चा परिपक्व होता नहीं है, इसलिए इसको मिथ्या परिपक्वता का काल बताया है। किलपट्टिक ने कहा कि इस काल में बालक में प्रतिद्वंदिता अधिक होती है, जो प्रतिद्वंदिता के कारण ही वह अपने ही भाई और बहन से झगड़ा करता रहता है। कुप्पा स्वामी ने बालक में इस अवस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं, एक स्टेटमेंट कुप्पा स्वामी ने दिया है। तो जो पूछा जाता है विद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहा जाता है, चुस्ती की आयु किसे कहा जाता है, गंदी आयु किसे कहा जाता है, समूह की आयु किसे कहा जाता है, तो ये बाल्यावस्था को ही प्रारंभिक विद्यालय की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह की आयु, ये बाल्यावस्था काल को ही कहा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, एक अच्छे अध्यापक के लिए बाल विकास का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही एक शिक्षक उन बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करता है, और जब तक उन विशेषताओं के बारे में उस शिक्षक को जानकारी नहीं होगी तब तक उसके लिए वह अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता है। तो इसमें विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, अब लगता है कि यह शारीरिक और मानसिक विकास उसका हो चुका है, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं रहता है। और शारीरिक और मानसिक विकास ये सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, लेकिन या कहीं तीव्र गति से होती है और कहीं थोड़ा सा उसकी गति मंद हो जाती है। तो बाल्यावस्था में उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों थोड़ा सा मंद हो जाता है, और इसी मंद होने के नाते ही रास ने इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। इस काल में मानसिक योग्यता में, जैसे जो मानसिक योग्यता है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, तर्क शक्ति आदि में वृद्धि होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें उस तरीके की तर्क शक्ति, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता नहीं होती है, लेकिन बच्चा जब बाल्यावस्था में आता है तो इस अवस्था में अब वह शुरू कर देता है, उस संवेदना उसके अंदर हो जाती है, संवेदनाओं में वृद्धि होती है, प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता उसके अंदर आती है, स्मरण और तर्क शक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। तो बाल्यावस्था में इन जो मानसिक विशेषताएं हैं, जो बौद्धिक विशेषताएं हैं, जो संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में वृद्धि होती है। इस काल में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। कारण इसका यह है कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो लगभग वह अपने घर में ही रहता है, अपने घर परिवार में ही रहता है, और बाल्यावस्था में बच्चा अब घर से बाहर निकलना प्रारंभ करता है। और चूंकि बच्चा इस संसार में नया है तो वह अपने परिवेश के बारे में नहीं जानता है, तो परिवेश की जितनी वस्तुएं होंगी, जो कुछ परिवेश में उसको दिखेगा वह उसके लिए सब नया होगा, और उसकी जानकारी वह प्राप्त करना चाहेगा, और उसकी जानकारी लेने के लिए ही उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कौन सी वस्तु क्या है, कैसे है। तीसरा अगर बात करें तो जो शैशवावस्था है,
शैशवावस्था में बच्चा पर निर्भर होता है, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर आ जाती है। रचनात्मक कार्यों में अब वह रुचि लेने लगता है, क्योंकि उसका जो मानसिक विकास है उसमें वृद्धि हुआ। उसके जो मानसिक अवयव हैं, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, तर्क क्षमता, कल्पना आदि में वृद्धि हुआ, तो अब वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना शुरू हो गया। और अगला है, अब सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास इस काल में होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें सामाजिकता और नैतिक गुण जो होते हैं उसकी कमी पाई जाती है, लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसमें सामाजिकता तथा नैतिक गुणों का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। शुरू तो शैशवावस्था में ही हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक अगर विकास होता है तो वह बाल्यावस्था में इसका होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो सामूहिकता की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। बच्चा समूह में ही रहना पसंद करता है। जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो अकेले ज़्यादा खेलना पसंद करता है, लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उस समय वह अपने समूह के साथ ही खेलना पसंद करता है। जहाँ भी वह दिखेगा, जहाँ भी वह रहेगा, वह समूह में ही रहेगा। तो सामूहिकता की जो प्रवृत्ति होती है उसकी प्रबलता पाई जाती है बाल्यावस्था में। और जब इस काल में वह समाज में निकलना प्रारंभ करता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो उसमें बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास उसके अंदर होता है। और इस काल की जो एक प्रमुख विशेषता है वो संग्रह प्रवृत्ति है। वह कुछ वस्तुओं का, कुछ चीज़ों का वह संग्रह करना पसंद करता है। यह सभी बच्चों में पाया जाता है। ये बाल्यावस्था की विशेषता है। तो जो बाल्यावस्था की विशेषता होगी, तो जो बच्चे उस बाल्यावस्था में जाएंगे उन सारे बच्चों की विशेषता यह होगी कि सभी बच्चों की ये प्रवृत्ति होगी कि कुछ ना कुछ वस्तुएं वह संग्रह करें। और यहाँ ये भी देखा जाता है कि बच्चों की जो रुचियाँ हैं वो बार बार परिवर्तित होती हैं। तो रुचियों में परिवर्तन बच्चों में देखा जाता है। अब बाल्यावस्था में संवेगों पर नियंत्रण, जो शैशवावस्था में बच्चा अपने संवेगों का जो प्रदर्शन होता था उस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं होता था। कहाँ क्या करना है इस पे उसका कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जब बाल्यावस्था में पहुंचता है बच्चा तो संवेगों पर नियंत्रण करना धीरे धीरे शुरू कर देता है। और अब बच्चा सामाजिक व्यवहार, पारिवारिक व्यवहार के लिए भावनाओं पर दमन और संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इस काल में प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा की भावना पाई जाती है। अनुकरण की प्रवृत्ति इस काल की विशेषता है। अनुकरण के द्वारा ही बच्चा ज़्यादा कुछ सीखता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वहाँ पे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका सर्वाधिक ज्ञान उसको प्राप्त होता है। केवल उसका एक रूप है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही वह ज्ञान प्राप्त करता है। और इसी काल में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ का काल यही होता है। तो अगर बाल्यावस्था की विशेषताओं की बात करें तो तमाम विशेषताएं हैं। उसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है क्योंकि बच्चा नया होता है, सब कुछ जानना चाहता है। आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर आती है क्योंकि इसके पहले बच्चा जब छोटा था तो पर निर्भर था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे अब बच्चे में आत्मनिर्भरता की भावना आती है। रचनात्मक कार्यों में
रुचि अब उसको होने लगती है, क्योंकि उसकी मानसिक बौद्धिक शक्तियाँ जो हैं उसमें विकास होना शुरू हो गया है, वह विकसित होना शुरू हो गया है। तो अब वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। बच्चा अब अपने घर से निकल करके अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने गांव में जाना प्रारंभ करता है, तो उसमें सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास भी होना शुरू होता है। और सामूहिकता की प्रवृत्ति, बच्चा अब समूह में रहना ही पसंद करता है। बच्चा अकेला, जो शैशवावस्था में अकेला रहना पसंद करता था, अब वह समूह में ही रहने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई है। और बाहर निकलने से उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। संग्रह की प्रवृत्ति एक बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। रुचियों में बच्चा तुरंत ही कुछ और कहता है मुझको ये पसंद है, और थोड़ी देर बाद कुछ और कहता है कि मुझको ये पसंद है। यानी कि उसकी जो रुचियां होती हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। अब बच्चा संवेगों पे नियंत्रण करना धीरे धीरे सीख गया है, और प्रतिस्पर्धा की भावना उसके अंदर आ गई है। बच्चा अपने भाई बहन से झगड़ा करने लगता है, केवल यह एक प्रतिस्पर्धा की ही भावना होती है। अनुकरण की प्रवृत्ति, जिससे बच्चा बाल्यावस्था में सर्वाधिक सीखता है, यहीं से उसको अधिगम होना प्रारंभ होता है। तो अनुकरण की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है, और औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ का काल जो होता है वो बाल्यावस्था ही होता है। तो बाल्यावस्था में अगर बात करें कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही उसको इन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही उसको अब शिक्षा दी जाएगी। तो इसकी जो पहली विशेषता है, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, तो हम कह सकते हैं शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसका जो शारीरिक विकास हो, शारीरिक विकास, और उसका जो मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो, उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। तो उसकी पहली विशेषता से निकल के आएगी, क्योंकि जो मानसिक विकास होता है वह जितने भी विकास के आयाम होते हैं सबको प्रभावित करता है। तो बच्चे की जो बाल्यावस्था होती है उस पर सर्वाधिक जो ध्यान दिया जाना चाहिए, उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पे ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी विशेषता इसकी थी जिज्ञासा की प्रबलता। तो जिज्ञासा की संतुष्टि यह प्रयास होना चाहिए हर अध्यापक का, हर शिक्षक का या हर अभिभावक का, कि बच्चे की जो जिज्ञासा हो उसका समाधान वह करे। क्योंकि जब तक उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं होगी तो बच्चे के दिमाग में हमेशा वो चलता रहेगा, ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और तीसरा जो कार्य है, रचनात्मक कार्य दिए जाएं उसको। रचनात्मक कार्यों में रुचि उसकी होती है, तो ऐसे कार्य दिए जाएं जो रचनात्मक हों, रचनात्मक कार्यों में ही इसको लगाया जाए। सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास, अगला कह सकते हैं कि इंद्रियों का समुचित विकास इस काल में किया जाना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण उचित रूप से होना चाहिए बाल्यावस्था में। भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए। अभिभावकों को, शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के भाषा विकास किस प्रकार के हो रहे हैं, उसका किस प्रकार से। इसी काल में उसकी जो संग्रह की प्रवृत्ति थी उसी को बढ़ावा, संचय प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संचय प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संवेगात्मक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संवेगात्मक विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास उसके अंदर कराया जाना चाहिए। फिर कह सकते हैं
जो सामूहिक प्रवृत्ति होती है उसकी संतुष्टि उसको मिलनी चाहिए और नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। तो उन्हीं जो बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, उसी विशेषताओं को आधार बना करके ही उसके शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो शारीरिक और मानसिक विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। उसकी जो जिज्ञासा, प्रबल जिज्ञासा की जो आयु है, उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। रचनात्मक कार्य उसको दिए जाएं जिससे रचनात्मक प्रवृत्ति में उसकी वृद्धि हो, ज्ञानेंद्रियों का समुचित प्रशिक्षण हो, भाषा विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, संचय प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे बच्चा भविष्य में संचय प्रवृत्ति, कुछ इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ावा मिले। संवेगात्मक विकास, जो बच्चा शैशवावस्था में कहीं भी कुछ भी कर देता था, कोई भी अपनी जो भावना होती थी वह किसी भी रूप में प्रकट कर देता था। जहाँ प्रकट करना है वहाँ भी प्रकट करता था, जहाँ नहीं प्रकट करना चाहिए वहाँ भी प्रकट करता था। तो वहाँ वो जो संवेगात्मक, उसका संवेगों पर जो नियंत्रण था वह नियंत्रण शैशवावस्था में नहीं था। लेकिन बाल्यावस्था में जाते जाते बच्चे का जब संवेगात्मक विकास शुरू हो जाता है और बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है शैशवावस्था में शुरू हो जाता है, बाल्यावस्था में उस पर ज़्यादा प्रवणता आ जाती है। तो संवेगात्मक विकास जब उसका होता है तो बच्चा अब यह समझने लगता है कि कहाँ पे हमको किस प्रकार का व्यवहार करना है, कहाँ पे हमको क्रोध करना है, कहाँ पे हमको ईर्ष्या करना है, कहाँ हमको प्रेम करना है, कहाँ हमको रोना है, कहाँ हमको हंसना है। ये सारी चीज़ें अब बच्चे को पता हो जाती हैं। सामाजिक गुणों का विकास, बच्चा धीरे धीरे जब बाहर निकला तो सामाजिक गुणों का विकास होना शुरू हो गया। तो शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो सामाजिक गुण हैं उन सामाजिक गुणों का विकास उसके अंदर हो, और सामाजिक गुण जैसे अनुशासन का, सहयोग का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आदि, ये जो सामाजिक गुण है, ईमानदारी का, ये उसके अंदर आवे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि सामाजिक गुणों का विकास उसके अंदर हो। जो सामूहिक उसकी प्रवृत्ति है उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। बच्चा समूह में ही रहना पसंद करता है तो समूह में ही, जैसे कार्य दे दिया, प्रोजेक्ट कार्य, बच्चा 5-6 लोगों का समूह बना दिया जाए, 5-6 बच्चों का समूह बना लिया जाए, एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, बच्चे समूह में रह के अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो शिक्षा है वो उस बच्चे के लिए लाभकारी होगा, जिससे उसकी सामूहिकता की जो प्रवृत्ति है वो भी संतुष्ट होगी। नैतिक मूल्यों का विकास, समाज में नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। नैतिकता का मतलब ही होता है कि जो करणीय और आकरणीय, करणीय और आकरणीय के बीच अंतर जब कर पाएगा बच्चा तभी वह नैतिक होगा, और जब तक वह करणीय आकरणीय में अंतर नहीं कर पाएगा तब तक बच्चे के अंदर नैतिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और करणीय और आकरणीय बच्चे में तब भेद कर पाएगा जब उसका मानसिक विकास सही तरीके से होगा। तो शारीरिक और मानसिक विकास जो किसी भी अवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान सबसे ज़्यादा दिया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।